गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो आज कुछ बातें करते हैं रिसर्च के बारे में। मैं 15 क्वेश्चंस इसमें हाईलाइट किया है जो बार बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है एंड उससे पहले मेरे माइंड में आता है कि हम लोग रिसर्च जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वी डूइंग रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करेंगे? इज वेरी सिंपल आंसर फॉर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हम सबको पता है जब हम लोग रिसर्च करते हैं ultimately we come to a conclusion are more connected with the objective and objective are more connected with the problem statement. So conclude कर रहे हैं for any sorts of decision making। उसका ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च हमेशा हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए ही यूज करते हैं। व्हाट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रॉपर रिसर्च। मैंने जब क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछा तो बहुत लोग बोले कि डाटा चाहिए, वेरिएबल चाहिए, हाइपोथेसिस चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस चाहिए। तो मेरा जो अनुभव रहा है इन रिसर्च, आई फील दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ द डाटा। रिसर्च करने के लिए डाटा होमोजीनस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा डाटा हेट्रोजीनस, जो बोलते हैं ना कि फैला हुआ डाटा, उतना डिसीजंस तुम्हारा डाइल्यूट हो जाएगा एंड यू विल नॉट टेक ए वेरी कंक्रीट डिसीजन। इफ वी आर कलेक्टिंग डाटा विद द डाटा रियली प्रोसेस्ड, क्योंकि हम लोगों को बुक्स में हो या क्लास में हो हमेशा बोला जाता है डाटा विल प्रोसेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विल प्रोसेस टू नॉलेज, नॉलेज विल प्रोसेस टू विजडम। एक्चुअली डाटा प्रोसेस होता है? ये क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछा है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज? ओके, तुम्हारा कॉलेज कांस्टेंट है, ये कभी प्रोसेस नहीं होता है। स्टूडेंट प्रोसेस होगा या सैटिस्फैक्शन लेवल प्रोसेस होगा। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट में बहुत सारे डाटा है जो कांस्टेंट है, कुछ डाटा है जो कांस्टेंट नहीं है। जो कांस्टेंट है उसको प्रोसेस नहीं करना है एंड अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स गो फॉर द प्रोसेसिंग। फ्रॉम वेयर यू गेट योर वेरिएबल्स, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने इसमें एक प्लेलिस्ट में बनाया है where you get the variables, the review of literature, pilot survey, expert discussion, focus group studies, secondary sources, cases। बहुत सारे सोर्स है जिसमें हम लोगों को पता चलेगा ये where you get your variables। ये the variables are processed, जब आप वेरिएबल्स को प्रोसेस करते हैं तो बुक में बहुत जगह पे फैक्टर्स क्यों लिखा जाता है, कोवेरिएंट्स क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है ना? फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल व्हेयर द कोवेरिएंट्स आर इंडिपेंडेंट मेट्रिक। जब हम वेरिएबल्स गैदर करते हैं उसमें कुछ वेरिएबल्स डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल, मान के चलो तुम जेंडर की स्टडी कर रहे हो, जेंडर में मेल भी है एंड फीमेल भी है। सपोज मेल एंड फीमेल इंपैक्ट ऑन इनकम, तो ये जो मेल एंड फीमेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको बुक्स में कुछ कुछ जगह पे इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल को फैक्टर लिखते हैं एंड कुछ डाटा सपोज स्केल में लिया गया है, मींस इंटरवल स्केल डाटा हो सकता है एंड इंडिपेंडेंट हो, या इंडिपेंडेंट रेशियो स्केल डाटा हो, तो इट इज कॉल्ड एज द कोवेरिएंट्स। व्हाई वी आर डूइंग सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज करने की क्या जरूरत है? इसका यही जरूरत है जो गांव का तुम जो मुखिया बना रहे हो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग नंबर्स के ऊपर डील करते हैं 20 के जगह पे टाइप करते करते 200 हो जाता है, तो नेचुरली द थिंग्स विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड द हायर नंबर इफ इट इज द मीन वन। तुम्हारा जो डाटा है उसमें तुम्हारा जो सेंट्रल टेंडेंसी या मीन, मीडियन, मोड निकाल रहे हो वो उसी डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नहीं करता है then again the question is data is not homogeneous। why we are doing variance and standard deviation, मीन, मीडियन, मोड तो कर लिए, फिर ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करने की क्या जरूरत है? अगेन द सेम आंसर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाटा डिस्पर्सन, डाटा कितना फैला हुआ है, डाटा में होमोजेनिटी है या नहीं है,
डाटा कितना वैरी कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। डाटा फाइनल प्रोसेसिंग से पहले बहुत सारे वे होके जाता है। क्यों जाता है ना, होमोजेनिटी ऑफ द डाटा मेंटेन करना एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। व्हाई यू आर डूइंग स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाटा स्प्रेडिंग। जितना ज्यादा डाटा स्प्रेड करेगा, चांसेस ऑफ नॉर्मलिटी विल बी अफेक्टेड। बार बार कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस हमेशा नॉन नॉर्मल डाटा में होता है या नॉन पैरामीट्रिक डाटा में होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस always be done in histogram, and histogram always be done on metric data. Metric data always comes from interval scale data and the ratio scale data. Nominal scale data and ordinal scale data में normality check नहीं होता है and skewness and kurtosis नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कंस्ट्रक्ट इन ए रिसर्च। एक क्वेश्चन को बार बार अलग अलग एंगल में, अलग अलग स्टेटमेंट में पूछना ही कंस्ट्रक्ट इन ए रिसर्च। सपोज मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है या नहीं है, तो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वेदर यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, वेदर यू आर गुड एट फंक्शन, वेदर यू आर गुड एट अलजेब्रिक, वेदर यू आर गुड एट ट्रिगोनोमेट्री। तो आपका जो आंसर है आइदर हाईली एग्री की तरफ रहेगा या हाईली डिसएग्री की तरफ रहेगा। सेम क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेट में पूछना ही कंस्ट्रक्ट इन ए रिसर्च बोला जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट, डाटा को आपने किस तरह से लिए, ये नॉमिनल स्केल डाटा है, कैटेगोरिकल डाटा है या कंटिन्यूअस डाटा है जो इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल डाटा है, उसको किस वे में आप लोग लिए हैं, इट इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट ऑफ द डाटा। What do you understand by the categories in a research? आप शायद बता पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है। सपोज मैंने जेंडर के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, जेंडर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, नो डाउट जेंडर वेरीज, बट जेंडर के अंदर मेल एंड फीमेल है, दैट इज कॉल्ड एज द कैटेगरीज। कैटेगरीज इज द ऑफशूट ऑफ द वेरिएबल्स। एनी डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी ऑफ द डाटा एंड द रिलायबिलिटी डाटा, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। मुझे वैलिडिटी ऑफ द डाटा के बारे में जो बुक में हम लोग लिखते हैं एंड पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया कि एक मशीन है, वेइंग मशीन, मैंने उसके ऊपर खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद वो 70 kg दिखा रहा है, जबकि मेरा वजन भी 70 kg है, तो इसका मीनिंग है मशीन वैलिडिटी इज वेरी, डाटा वैलिडिटी ऑफ द मशीन इज क्वाइट गुड। सपोज एक बार 70 kg दिखा रहा है, एक बार 75 kg दिखा रहा है, एक बार 68 kg दिखा रहा है, इट मीन्स मशीन रिलायबल नहीं है। हम लोग रिसर्च में इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ द डाटा इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द एनुमरेटर। जो डाटा कलेक्शन में जाता है वो किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया है, किस तरह से पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसका ये पार्ट जो है दैट इज द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। रेस्पॉन्स से उसी एंगल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार में कुछ आंसर दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में कुछ आंसर दे रहे हैं, देन रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा इज द रेस्पॉन्स और द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट। व्हाई वी आर डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये बार बार क्वेश्चन शायद तुम्हें पता भी होगा। उसका सिंपल आंसर है, वी आर डूइंग रिसर्च ऑन द सैंपल। हम पॉपुलेशन के ऊपर तो रिसर्च नहीं कर रहे, बट ऑन द सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर। हम सैंपल के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉपुलेशन के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू अंडरस्टैंड दिस वी गो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वेदर हाइपोथेसिस इज ऑलवेज बी रिटन इन null hypothesis and alternative hypothesis form? No, because there are two types of the hypothesis. एक है research hypothesis, दूसरा है statistical hypothesis. Research hypothesis comes from review of literature and it is written in affirmative statement. लेकिन affirmative statement में कोई hypothesis लिखेंगे तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो स्टैटिस्टिकली उसको टेस्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। व्हाई वी डू टी टेस्ट इन स्पाइट ऑफ मोर देन 30 सैंपल्स इन एसपीएसएस। अब देखोगे ना, कोई भी कभी हम लोग देखें कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट,
जो भी टी टेस्ट है, हम सिर्फ टी टेस्ट ही टेस्ट करते हैं ना, कभी जेड टेस्ट तो टेस्ट नहीं किए, जबकि हमको पता है 30 सैंपल से ज़्यादा है तो जेड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कोई सॉफ्टवेयर में जेड टेस्ट देखे? क्यों नहीं देखे हैं ना? एक दूसरा अजम्पशन हमेशा हम लोग मिस करते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इज नॉट नोन। हमारा कोई भी सैंपल से वो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है उसके ऊपर हमारा कोई आइडिया नहीं होता है। दैट्स व्हाई इन स्पाइट ऑफ मोर देन 30 सैंपल्स वी ऑलवेज डू टी टेस्ट नॉट जेड टेस्ट। मैं 15 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसलिए बनाया क्योंकि जो रिसर्च का जो फंडामेंटल्स है इसी तरह से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे इन अदर videos I will come across numbers of other connecting parts in research. Stay tuned with me, stay tuned with my channel, and if you not subscribe, please do that. We learn a lot in this introduction program. Thank you all. Thank you for watching my video.